चलिए, आज का हम लोगों का जो नया चैप्टर है वो है विलयन। ठीक है, विलयन हम लोगों ने पहले ठोस अवस्था को कंप्लीट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, उस पर जो है कुछ परिभाषाएं भी हैं, नियम है ना। अब ये सेकेंड चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं और बहुत सारी परिभाषाएं, तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेसिक, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बिल्कुल इनिशियल से शुरू करते हैं कि ये विलयन आखिर है क्या। हम लोग यहीं से आज शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो विलयन क्या होता है कि अगर आपके पास एक पदार्थ है जो अधिक मात्रा में, कैसी मात्रा में, अधिक मात्रा में, ये एक है बीकर, इसमें ये एक पदार्थ है जो बहुत मात्रा में है। ठीक है ना, इसकी मात्रा अधिक है, और इसमें तुमने कुछ थोड़ी सी अंश कोई दूसरा पदार्थ लिया और उसका डाल दिया, थोड़ा अंश लिया और कोई दूसरे पदार्थ को इसमें करके ऐसे करके डाल दिया, है ना। तो एक शुद्ध पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ जब आप ला के डालते हो और इसको बढ़िया से मिला देते हो, ठीक है, और ये समान रूप से इसमें मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? समान रूप से। ठीक है, तो इस चीज़ को विलयन कहा जाता है। तब उस चीज़ को क्या कहते हैं? विलयन। ठीक है, तो अब इसमें दो चीज़ें थी, एक जो अधिक मात्रा में मौजूद था, ठीक है, उसको हम लोग विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहेंगे विलायक। ठीक है, इसको विलायक नाम दिया जाता है। और ये जो तुमने बाहर से कम मात्रा में डाला हुआ है, ये जो कम अंश में डाला हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग विलेय कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलेय कहेंगे। ठीक है ना। तो विलयन में देखा जाए तो दो मुख्य अंग होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। एक कौन होगा? विलायक, एक कौन होगा? विलेय। ठीक है, विलायक की खास बातें क्या होती है कि ये मात्रा में ज़्यादा होगा, मात्रा में क्या होगा? ज़्यादा होगा। विलेय क्या होगा? मात्रा में कम होगा, अगर हम मात्रा के आधार पर देख रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या विलायक, विलेय केवल एक ही हो सकता है? नहीं, विलेय एक से ज़्यादा हो सकते हैं। विलायक एक हो सकता है लेकिन विलेय एक से ज़्यादा। भाई किसी ने चीनी डाली, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, ग्लूकोन डी भी डाल दिया, तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो सब क्या है? थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाली जा रही है वो सब क्या है? विलेय। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ दो अंश लेके चलें, द्विअंगी विलयन लेके चले जिसमें केवल दो अंग हों, तो हम कह सकते हैं कि एक विलायक होता है और एक विलेय होता है ना। और विलायक और विलेय जब आपस में मिल जाते हैं, विलेय और विलायक जब आपस में मिल जाते हैं, है ना, तो इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? विलयन प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, विलेय एक से ज़्यादा हो सकते हैं, है ना, लेकिन हम अपने कोर्स में केवल दो ही लेके चलेंगे कि एक विलेय हुआ करेगा और एक क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है ना, क्लियर है? इंग्लिश में अगर बोले तो इंग्लिश में भी जान लीजिए। ठीक है ना, विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है ना। एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, विलेय जो होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। ठीक है ना। एक होता है जिसमें डालते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, है ना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जैसे विलेय के रूप में आप ग्लूकोन डी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया ग्लूकोन डी, ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। इसमें डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, पानी लेते हैं, जल लेते हैं, उसमें डालते हैं, ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। इससे जो तैयार होता है शरबत, उसका नाम क्या है? यहाँ पर ग्लूकोन डी का शरबत बना कि नहीं बना, है ना। तो भैया ये क्या है? एक प्रकार का विलयन, समझ गए? ठीक है। अच्छा, कोई दो ऐसे पदार्थ आपस में मिला दिए जो पूर्ण रूप से मिलते ना हो, तो क्या उनको विलयन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे गेहूं में चना डाल दिया, ये विलयन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समान रूप से वितरित नहीं हुआ, उसके अंदर वो समान रूप से मिला नहीं है। जब कोई दो पदार्थ समान रूप से आपस में मिक्स हो जाए तभी विलयन बोलेंगे, है ना। तो अगर हम आपसे कहें कि विलयन की परिभाषा क्या बनेगी, है ना, विलयन की परिभाषा क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, सबसे सिंपल परिभाषा ये होगी।
बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में, है ना, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, दो पदार्थ, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है कि विलयन में हमने पदार्थ मिलाए, मिलाने के आधार पर भी विलयन अलग अलग होते हैं ना। कुछ तनु विलयन होते हैं, कुछ सांद्र विलयन होते हैं, कुछ संतृप्त विलयन होते हैं, कुछ असंतृप्त विलयन होते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी से उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले विलयन समझा दिया, अब विलयन के वर्गीकरण को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि प्रवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण या अवस्था के आधार पर लिख देते हैं। ठीक है ना, अवस्था के आधार पर विलयन कितने पार्ट में बांटे गए हैं। ठीक है ना, अवस्था के आधार पर विलयन या विलयनों का वर्गीकरण। ठीक है, अवस्था कहते हैं जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो हमारे पास कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। ठीक है, एक हो गई ठोस अवस्था। ठीक है, मतलब जो विलयन का अपना रूप है वो ठोस ही दिखे, तो ऐसे विलयनों को ठोस विलयन बोलेंगे। ठीक है ना, तो ठोस के अंतर्गत अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक होता है विलय और एक होता है विलायक। ठीक है ना, तो विलायक की बात हो रही है। विलायक कैसा रहेगा? हमेशा ठोस। अगर ठोस के अंदर तुमने कोई ठोस डाला, ठोस में क्या डाल दिया? ठोस डाल दिया, तो ये जो विलयन बना है ना, ये एक प्रकार का ठोस के अंदर ठोस एक विलयन हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से ठोस के अंदर तुमने क्या डाल दिया? द्रव डाल दिया। इसी तरीके से ठोस के अंदर क्या मिलाया गया है? गैस मिलाया गया। तो कितने तंत्र बने? 3 तंत्र बने। ऐसे ही अगर हम गैस ठोस हो गया, द्रव की बात करें कि जो विलयन है वो द्रव अवस्था का है, ज्यादातर हम यही पढ़ते हैं, है ना। तो द्रव के अंदर आपने क्या मिलाया? ठोस मिलाया, एक प्रकार, है ना। जैसे पानी के अंदर चीनी मिला देते हैं, ठोस ही तो है। नमक मिला देते हैं, ग्लूकोन डी मिला देते हैं, यूरिया मिला देते हैं, है ना। द्रव के अंदर द्रव मिला दिया, द्रव में द्रव मिला दिया, है ना। लिक्विड चीज में लिक्विड चीज, तेल में तेल मिला दिया, इस टाइप से, है ना। फिर द्रव में क्या मिला दिया? गैस मिला दिया। द्रव में क्या मिला दिया? गैस मिला दिया। इसके बाद अगर हम गैसीय विलयन की बात करें, है ना, जिनके रूप गैस के जैसा दिखता है ना, तो सबसे पहले हमने गैस लिया और इसके साथ किसको मिला दिया? ठोस को मिला दिया, है ना। जैसे धुआं वगैरह होता है तो कण होते हैं जो वायु में मिल जाते हैं, ठोस होते हैं, है ना। धुएं के कण कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, गैस में मिल जाते हैं वायुमंडलीय गैस में, है ना। गैस के साथ द्रव मिला दिया और गैस के साथ गैस मिला दिया। गैस के साथ क्या मिला दिया? गैस मिला दिया। तो कुल प्रकार के अगर हम देखें विलयन अवस्था के आधार पे कितने हो गए? 9 हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इस आधार पे देखा जाए तो विलयन कितने होते हैं? 9 प्रकार के विलयन होते हैं। ठीक है, जब हम ठोस में ठोस मिला दें, ठोस में द्रव मिला दें, ठोस में गैस मिला दें, 3 तंत्र तो ऐसे मिल गए, ऐसे करके 9 हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद और भी वर्गीकरण किए गए हैं। ठीक है, अदर वर्गीकरण की अगर बात करें तो एक होता है तनु विलयन। क्या होता है? तनु विलयन। ठीक है, तनु विलयन क्या होता है इस बात को समझते हैं। तनु विलयन, ठीक है ना, जब विलायक के अंदर विलय की मात्रा बहुत अल्प, बहुत कम हो, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। ठीक है, यदि विलायक में जो विलय है, विलय की मात्रा कैसी हो? अल्प। अल्प को कम भी बोलते हैं। अल्प का मतलब क्या है? कम हो तो तनु विलयन कहते हैं। ये विलयन कैसा है उस समय? ये तो तनु विलयन है। ठीक है ना, अगर इसी की जगह हम सांद्र लिख दें, कैसा विलयन लिख दें? सांद्र विलयन। ठीक है, तो सांद्र विलयन में इसका विपरीत हो जाता है। यदि विलायक में जो विलय है, विलय की मात्रा
अधिक हो जाए। अब क्या हो जाए, ज़्यादा, ज़्यादा मतलब अधिक, है ना, अधिक हो तो क्या कहेंगे, तो सांद्र विलयन बताएंगे। तो क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। ठीक है, तो जब मात्रा कम अल्प मात्रा तो तनु विलयन, और जब मात्रा हो जाए अधिक तो उसको क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। ठीक है, इसी प्रकार से एक आता है संतृप्त विलयन। क्या आता है, संतृप्त। ठीक है, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, जैसे तुमने एक पानी लिया 100 ग्राम, ठीक है, और उसमें चीनी डालना शुरू किया, तुमने देखा घुल रही है, फिर एक चम्मच डाला, फिर घुल गई, फिर एक चम्मच डाला, फिर घुल गई, फिर एक चम्मच डाला, घुल गई। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि जब अगर एक दाना भी चीनी का तुम एक्स्ट्रा डालते हो तो वो उसमें नाचता रहता है, घुलता नहीं। जो तुमने डाला अगर वो घुल गया तो उसमें से जो पहले घुली चीनी थी वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त। ठीक है, कि विलयन अब कैसी अवस्था में आ गया, संतृप्त अवस्था में आ गया, है ना। तो संतृप्त जो है ये विलयन की एक ऐसी अवस्था है जब वो पूर्ण रूप से जितना पदार्थ अवशोषित करना होता है, घोलना होता है, उतना घोल लेता है अपने अंदर, और उसके बाद एक भी कण अपने अंदर नहीं लेता है। तो ऐसी अवस्था को विलयन कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। ठीक है ना, तो विलयन की वह अवस्था, अगर हम इसको परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे कि निश्चित ताप पर, लेकिन ताप बदल दोगे तो ये बात बदल जाता है ना। तो यहाँ पे एक शब्द हमको ये जोड़ना बहुत जरूरी है, हम क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर। कैसा, निश्चित ताप पर। ठीक है, विलय निश्चित ताप पर विलायक में अधिकतम विलय विलीन होने की अवस्था जिस पर अब कुछ भी अंश न घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आता है अति संतृप्त। अति संतृप्त का मतलब है कि जैसे अभी ताप स्थिर रखा था ना, हमने कहा थोड़ा सा ताप बढ़ा दो, तो तुम देखोगे कि फिर से इसमें थोड़ा सा डाला जा सकता है ना। तो ऐसी सिचुएशन को, एक निश्चित ताप पे तो वो संतृप्त हो गया था, लेकिन जब उसका ताप हमने बढ़ाया तो देखा उसमें थोड़ी सी चीनी और डाली जा सकती है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं एक और फैक्टर की, ये जो डाल रहे हैं उसमें विलुप्त होता चला जा रहा है पदार्थ, क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है बराबर। ठीक है ना, तो ये विलुप्त होने की जो दशा है इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो एक शब्द बनाया गया है इसके लिए। ठीक है, उसका नाम है विलेयता। क्या नाम रखा गया है, विलेयता। ठीक है, आपसे पूछेगा विलयन की विलेयता से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, कि विलेयता क्या होगी इस विलयन की। तो विलेयता होता है जब एक विलेय पदार्थ, ठीक है, विलायक के अंदर डाला जाता है तो वो उसमें गायब होता रहता है, विलुप्त होता रहता है ना। तो इस चीज को विलयन की क्या कहा जाता है, विलेयता कहा जाता है। इसको हम लोग एस से दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चीज क्या आता है, विलेयता। विलेयता, ठीक है ना, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि निश्चित ताप पर, देखो ताप जब तक निश्चित नहीं करेंगे तब तक फिक्स नहीं हो सकता है ना, बदल जाता है मान। तो निश्चित ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर वर्ड भी यूज कर सकते हो, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलीन विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा जो डाल रहे हो, है ना, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी डाल रहे हो,
विलय की मात्रा विलयन की विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक है, ये होता है इसकी परिभाषा। विलेयता आपसे पूछ ले तो स्थिरता पर या निश्चितता पर 100 ग्राम विलायक में विलीन विलेय के जो मात्रा विलयन के क्या हो गया, विलायक में विलीन विलेय की मात्रा विलयन की विलेयता कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। और ये क्या चीज होती है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से वो कारण है जिनकी वजह से विलेयता प्रभावित हो सकती है ना। जैसे तुम पदार्थ डाल रहे थे, ठीक है, तो ये जल्दी घुल रहा है या धीरे धीरे घुल रहा है या बहुत मेहनत लग रही है, इसकी क्या वजह है ना। तो उसमें क्या क्या देखा गया, नंबर 1 जो विलायक है, विलायक या विलेय की प्रकृति, ये भी इंपॉर्टेंट चीज था, है ना, कि पता लगा विलायक की प्रकृति और विलेय की प्रकृति मैच खाती है, आपस में अच्छे से मिल जाएंगे, है ना। और दोनों मैच नहीं खा रहे हैं तो फिर ये आसानी से नहीं मिलते, जैसे तेल पानी मिलाओ नहीं मिलता है ना, क्योंकि प्रकृति अलग अलग है दोनों की। ठीक, नंबर 2 कणों का आकार, नंबर 2 कणों का आकार। भाई बहुत बड़े बड़े डिमके डाल दोगे तो घोलने में बहुत मेहनत पड़ जाएगी, वही एकदम पीस के बढ़िया से डाल दो तो क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाता है। तो कणों का आकार, ठीक है। फिर अगली चीज क्या होता है, ताप। अभी हमने देखा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं आसानी से घुल जाता है, टेम्परेचर कम होता है तो वो जल्दी उसमें घुलता नहीं है ना, उसके अंदर नहीं मिक्स होता है। ठीक है, नंबर 4 क्या होता है, सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव का मतलब क्या होता है, अगर समान आयन विलयन में मौजूद थे, वही आयन तुम फिर से उसमें डालने की कोशिश कर रहे हो तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, है ना, क्योंकि विद्युत प्रतिकर्षण का बल कार्य करने लगता है तो वो उसमें मिक्स ही नहीं होते हैं, तो सम आयन का प्रभाव भी इसको इफेक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं जो हमने आपको बताई। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स देने हैं। एक आध पॉइंट्स और भी हैं, ठीक है ना, वो आप भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि विलयन की सांद्रताएं क्या होती है। ठीक है, अभी तक हमने विलयन को देखा, विलयन किसे कहते हैं, विलयन का वर्गीकरण किया, विलयन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा, ठीक है, विलेयता को समझा। अब आती है बात कि विलयन तो हमने बना लिया, इसकी प्रॉपर्टी व्यक्त कैसे करेंगे, इसमें पदार्थ कितना मौजूद है, अच्छा विलयन है, खराब विलयन है, किस प्रकार का विलयन है, इसको व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मात्रकों की जरूरत पड़ती है जिनको हम लोग सांद्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं, सांद्रता। इनकी जो विलयन की सांद्रता होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है वो सांद्रताएं जो भौतिक मात्रक के थ्रू सांद्रता को व्यक्त करते हैं, भौतिक मात्रक में, ठीक है, भौतिक सांद्रता भी कह सकते हैं। ठीक है, सांद्रता के वो मात्रक जो भौतिक होते हैं, ठीक है ना। और एक होते हैं सांद्रता के रासायनिक मात्रक, ठीक है ना, तो रासायनिक मात्रक भी यूज किए जाते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, भौतिक मात्रक के अंतर्गत आपका आता है आयतन प्रति सत्ता। क्या आता है, भार प्रति सत्ता, पहले लिख लीजिए भार प्रति सत्ता, प्रति सत्ता। सांद्रता नापने का जो भौतिक मात्रक है वो है भार प्रति सत्ता। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको W/W भी कहते हैं, ऐसे W/W% भी लिखा मिल सकता है, W/W%। ठीक है, W/W%। इसके बाद दूसरा आता है, भार के बाद आता है आयतन प्रति सत्ता। क्या आता है, आयतन प्रति सत्ता। आयतन आप जानते हैं V से लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, V/V%, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है भार आयतन प्रति सत्ता। ठीक है, भार आयतन प्रति सत्ता, तो भार के लिए तो W यूज करते हैं और आयतन के लिए V यूज करते हैं, ये रहा प्रति सत्ता का साइन। ठीक है ना, क्लियर है। इसी प्रकार से आता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या आता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट फॉर्म में PP
ppm में सांद्रता बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ppm में सांद्रता। ठीक है, तो ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, भौतिक सांद्रताओं में आते हैं। अगर रासायनिक सांद्रता की बात करें, ठीक है, ये सब आप पढ़ के आए हो 11th के अंतर्गत, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात करें, सबसे पहला होता है नॉर्मलता। क्या होता है, नॉर्मलता। ठीक है ना, नॉर्मलता। ठीक है, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर का एन यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मलता के बाद आता है मोलरता। क्या आता है, मोलरता, इसको हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है मोललता। क्या आता है, मोललता, मोललता, इसको स्मॉल लेटर के एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है मोल प्रभाज। क्या आता है, मोल प्रभाज। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करके काई सिंबल बनाते हैं। इसके बाद आता है ग्राम प्रति मोल, ग्राम पर लीटर लिखिए, या ग्राम प्रति मोल भी लिखते हैं। ठीक है, ग्राम प्रति लीटर लिखो। ठीक है, वो भी इसी में आता है, ग्राम प्रति लीटर भी रासायनिक सांद्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार की आपकी क्या हो गए, सांद्रताएं हो गई। ठीक है, इनके बारे में खूब डिटेल में आपने पढ़ा है 11th में, एक बार जल्दी रिवाइज करा देते हैं। भार प्रतिशतता क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों तौल के लेते हैं। ठीक है, ग्राम में होते हैं और इंटू 100 कर लेते हैं, परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 कर लेते हैं। तो ये होता है भार प्रतिशतता। अगर आयतन की बात करें, विलेय और विलायक दोनों आयतन में लीजिए, नाप के लीजिए। ठीक है, और इंटू 100 कर लीजिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयतन प्रतिशतता में। ठीक है, ऐसे भार आयतन प्रतिशतता, विलेय जो आपका है वो तौल करके लीजिए, और विलायक जो है उसको नाप करके लीजिए, मतलब एक को ग्राम में लीजिए, एक को ml में लीजिए, और इनका आप 100 से गुणा कर लीजिए, तो जो आंसर आएगा वो भार आयतन प्रतिशतता होगा। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि 10 लाख अणुओं के बीच में 10 लाख अणु आपने विलायक के लिए, उसमें कितने अणु विलेय के मौजूद हैं, इस अनुपात को क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर रासायनिक में बात करें, नॉर्मलता, कोई एक विलयन आपने बनाया, 1 लीटर विलयन लिया, उसमें तुल्यांकों की संख्या देखेंगे कि 1 लीटर में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या कितनी है, वही उसकी क्या होती है, नॉर्मलता होती है। ऐसे मोलरता, 1 लीटर विलयन लिया और उसमें कितने मोल विलेय मौजूद है, विलेय के कितने मोल मौजूद हैं, उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसमें क्या होता है, विलायक 1 किलोग्राम लेते हैं, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ विलयन नहीं, यहाँ क्या लेते हैं, विलायक, और वो भी किलोग्राम में, विलायक किलोग्राम में। ठीक है ना, तो विलायक के 1 किलोग्राम में कितने विलेय के मोल मौजूद हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है ना, मोल प्रभाव क्या होता है, मान लो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था द्विअंगी विलयन, है ना, 2 से मिलके ए और बी 2 पदार्थ मिलाए गए थे, तो ए मान लो Na मोल डाला था और बी पदार्थ जो था वो Nb मोल था, तो कुल मोल कितने हो गए, Na प्लस Nb। ठीक है, ये हो गए विलयन के कुल मोल। अगर हमसे कहें मोल प्रभाव बताओ, तो आप ए के बताएं कि बी के बताएं, तो जिसके भी मोल प्रभाव बताना है, मान लो विलेय के मोल प्रभाव बताना है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अगर विलायक के पूछ रहा है कि मोल प्रभाव बताओ, विलायक का मोल प्रभाव, तो विलायक के मोल प्रभाव ऊपर, मोलों की संख्या ऊपर, अपॉन विलयन में कुल मोलों की संख्या। ये बहुत सिंपल है, ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में कितने ग्राम मौजूद है, वही ग्राम प्रति लीटर हो गया, है ना। तो ये सांद्रताएं सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 11th में पढ़ के आया हो, जिसको जरा भी डाउट लगे तो एक बार प्रैक्टिस करके अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है।